अभ्युदय 2026 विचार, विमर्श और संवाद। विश्वविद्यालय सिर्फ एक ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं होती या वो डिग्रियों का केंद्र नहीं होता है। वह एक भट्टी है जहाँ पर विचार गढ़े जाते हैं और विद्यार्थियों को पत्रकारिता के कैनवास पर अपने रंग भरने का एक मौका दिया जाता है। ठीक है, आज के हमारे इस पॉडकास्ट के विशेष अतिथि हैं डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, जो कि एक कवि हैं, पत्रकार हैं और हरिभूमि, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में अपने सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, जो कि अभ्युदय 2026 के अंदर हम कर रहे हैं, जिससे छात्रों को ये जानकारी मिल सके कि उन्हें वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है या उन्हें क्या अपने कॉलेज कैरियर में, कॉलेज समय के दौरान वो चीज़ें अपनानी है जिनसे उन्हें अपनी फील्ड में वो समस्या नहीं आए आगे जा करके। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज वो आप जब यहाँ पर इस कॉलेज में आपने कदम रखा, इसके पहले भी बहुत बार रखा होगा, लेकिन आज आपको इतने समय बाद आप मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट पर हैं, तो आपको ऐसा क्या वो विचार आपके मन में आए या क्या वो आपकी ऐसी जो खास यादें हैं आज आपके जहन में आई? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे आपके एंटायर टीम को बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इतने वेल इक्विप्ड, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड ये यूनिवर्सिटी की कल्पना मैंने, हालांकि कॉन्वोकेशन मेरा यहाँ हुआ पीएचडी का तो मैं यहाँ आया था, लेकिन उस समय भी ये ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। तो हम किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के टक्कर में खड़े हैं आज। तो ये इसके लिए तो कुलगुरु जी और पूरा जो भी आपकी मैनेजमेंट की टीम है उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएँ हैं, बहुत बधाई है। दूसरा, मैं 1995 बैच का हूँ इस यूनिवर्सिटी के। तो उस समय बहुत सीमित संसाधनों में हम लोगों ने अपना अध्ययन किया था। हम जो है वो एक 2 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी तेलंगाना में, और वहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये। और जैसे जैसे गुजारा होता था, बच्चे भी कम थे, छात्र की संख्या भी 100 के अंदर ही थी, 70-80 थे, 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अब तो आपके पास में विशाल इमारत है, बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से 1500 तकरीबन हो गई है। और जैसा आपने पूछा कि कैसा लगा मुझे आकर, तो मैं बहुत रोमांचित हूँ, मतलब गूज बम्प आए हो। तो क्योंकि आपके यहाँ पर जो सभागृह में अभ्युदय में जो शामिल बच्चे थे, उनका उत्साह और उनकी अपने आने वाले समय के प्रति ललक और उम्मीद देखकर हम सभी लोगों को, मेरे को ही नहीं, मेरे साथ श्यामलाल जी थे और विकास था, हम सभी को ये लगा कि यार ये जो एंथुसियाज्म है ये बच्चों में अगर बना रहा तो 1500 में अगर मान लो 500-700 भी इस फील्ड के बड़े दिग्गज निकल गए तो साहब माखन लाल का नाम तो ऑक्सफोर्ड में शामिल हो जाएगा। पत्रकारिता की ऑक्सफोर्ड है ये करके। तो एक बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा वातावरण आप लोगों को मिल रहा है, इतना खुला अच्छा बढ़िया परिसर है आपका, हरा भरा ग्रीनरी वाला। तो एक अंदर से आदमी के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। दूसरा, आपके यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था कि बच्चे जो इस बार आ रहे हैं या अभी तक के जो आ रहे हैं, उनमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है उनकी आंखों में कि वो कुछ करना चाहते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहे हैं, वो अपनी चॉइस से आ रहे हैं, उस मिशन को समझ कर आ रहे हैं जो जर्नलिज्म में आमतौर पर जर्नलिज्म में आने से पहले समझा जाना चाहिए। जी, तो वो मुझे लगता है कि मेरी बात में आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बिल्कुल, तो ये लगा मेरे को कि यार ये जो है कहीं दूसरी जगह फेलियर हुए कि मेरा एमबीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कैट में नहीं हुआ या मेरा क्लैट में नहीं हुआ, मैं लॉ नहीं कर सकी इसलिए आ गया। ये वो वाली पीढ़ी नहीं है। ये पीढ़ी वो है जो वाकई में मीडिया जानना चाहती है, मीडिया में आना चाहती है। फिर वो मीडिया कोई भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। पर ये बात तो है साहब कि उम्मीद जगाती है ये जो आपका जो वातावरण है। सर, एक अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आपने अभी सभी बातें बोली कि उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन असली फील्ड में आने से पहले, फील्ड के थपेड़े खाने से पहले ऐसे वो कौन से सबक हैं जो एक स्टूडेंट को या विद्यार्थी को यहाँ पे सीख लेना चाहिए जिससे उन्हें आगे कोई दिक्कत ना आए? ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किताबी सिलेबस में नहीं होती है, जो शिक्षक हमें या तो इन पर्सन सिखाते हैं या फिर वो हमें कुछ ऐसे टास्क देते हैं जिससे हम वो सीखते हैं? तो हमें वो ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए विद द टाइम? तो आप तो लाख डेवलप कर लो, आप काम में आएंगे तो थपेड़े आपको खाना पड़ेगा। तो रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जी, तो ये तो आप कल्पना से छोड़ दो, आप इसकी कल्पना कि आप यहाँ से निकलोगे और आपका वेलकम होगा, रेड कारपेट बिछेगा आपके लिए और एडिटर आपके लिए खड़ा रहेगा या
जहाँ भी आप जाओगे वहाँ खड़े रहोगे। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अपने आप को प्रूव करना है। यहाँ तो आप फीस दे के पढ़ रहे हो, बिल्कुल। यहाँ तो लिमिटेशंस है कि आपको टीचर एक लेवल तक के बोल पाएगा, आपके बैचमेट एक लेवल तक के बोल पाएंगे। आप एग्ज़ाम दो ना दो, एग्ज़ाम में 3rd डिवीज़न आओ, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ, फिर से दे दो, बैक लग जाए, ये तमाम चीज़ें होंगी। वहाँ तो भाई साहब मैं पैसा दूंगा आपको, बिल्कुल। तो मैं आपका लिहाज नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, मैं आपसे 9 घंटे की शिफ्ट में काम लूँगा, फिर मैं बोलूँगा आप संडे को भी काम करो, वीक ऑफ में भी काम करो यदि मेरे पास में काम है तो। फिर मेरे को ऐसा लगेगा आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, मैं आपको डांटूंगा भी, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो यूनिवर्सिटी के माहौल को आप कुछ भी कर लें, यहाँ कितना भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर लें, यहाँ आप स्टार रिपोर्टर हो जाए, मतलब जहाँ आपका हाउस जर्नल निकलता है उसके स्टार रिपोर्टर। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ जी। कि मैं भास्कर में था, दैनिक भास्कर में मैं स्टार रिपोर्टर था अपने शहर का। मेरे एडिटर चेंज हुए, दूसरे एडिटर आए। उस एडिटर ने पहले दिन मेरी कॉपी फेंकी कि तुमको लिखना नहीं आता, पत्रकार किसने बनाया। तो आपके समय को आप नहीं डिसाइड कर सकते ना कि ये समय मेरा अच्छा रहेगा या वो समय मेरा अच्छा रहेगा। आपको तो साहब संघर्ष करना है। आप रिपोर्टर रहोगे तो भी, चीफ रिपोर्टर रहोगे तो भी, कैमरामैन रहोगे तो भी, एंकर रहोगे तो भी, क्योंकि हम लोग क्या है कि एक सिस्टम में काम करते हैं। तो आपको उस सिस्टम को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप में उसको सिस्टम को सहने की ताकत होनी चाहिए। आप टूट जाओगे, आप ये बोलोगे यार ये तो मैं घुसता हूँ और ये मेरे को डांटना शुरू कर देते हैं या मेरी कॉपी फेंक देते हैं, तो फिर आप उस दिन से उस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। यदि आपको बने रहना है उसमें तो ये तो सहना पड़ेगा, ये तो थपेड़े खाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ क्या सीख के जाना चाहिए, जी। तो साहब आपको अपनी बेसिक सीख के जाना चाहिए। आपकी हिंदी अच्छी होना चाहिए अगर आप हिंदी की पत्रकारिता करते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए अगर आप इंग्लिश की पत्रकारिता करते हैं। अगर आप एंकरिंग करते हैं तो आप में फ्लम्बल नहीं होना चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होना चाहिए, आपके पास सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जो यहाँ पर कतई किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास मीडिया है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आपके पास इक्विपमेंट है। ये 3 कैम से हम सोच भी नहीं सकते थे कि 3 कैम शूट होगा आज से बिल्कुल 20 साल 25 साल पहले माखन लाल में। ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि यार ऐसे लाइट्स और फिल्टर में काम होगा, ये हो रहा है। यही चीज़ें बाहर चल रही हैं। आपको बेसिक सीख के जाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं डिग्री ले लिया, ये मेरी डिग्री है MA या जो भी यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं उसकी, और इसके बिना पे मेरे को नौकरी लग जाएगी और लोग मेरा वेलकम करेंगे, तो आप भूल जाइए। आपसे कम पैसे में आपसे ज़्यादा योग्य खड़े हैं। आपको साबित करना पड़ेगा, और सिर्फ हफ्ते महीने साल में नहीं, आपको रोज़ साबित करना पड़ेगा कि आप दूसरों से कैसे अलग हैं। वो यहाँ पर आपको जितने 2-4 साल, जितने साल का भी कोर्स है आपका, आपको मिल रहा है सीखने, उसको आत्मसात करिए और अपडेट रहिए। जी सर, जैसा कि आपने बोला कि लोगों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, लाइब्रेरी में जाना होना चाहिए। हमारे मक्खनलाल में लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न मैं उसी से निकाल करके लाया हूँ कि हमारी लाइब्रेरी में करीबन 45,000 से ज़्यादा किताबें हैं। तो आप लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो मैं उसी नज़रिए से पूछना चाहूँगा कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने में, और बहुत सी अमूमन चीज़ों में देखा गया है कि बच्चे स्टडी भी जो है अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही करते हैं। तो उन्हें किताबों की तरफ अपना रुझान झुकाना चाहिए, या उन्हें नहीं झुका पा रहे हैं, किस तरह से झुकाएं? शुरुआत में पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें कैसे वो पढ़ें? नहीं, देखिए सोशल मीडिया बुरा नहीं है। जी। आप ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं वो भी बुरा नहीं है। आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं ये डिपेंड करता है कि ठीक है, अब सोशल मीडिया में आपके पास में रील्स हैं, आपके पास में तमाम तरीके की हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप किस इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, किस आप जो है वो विशेषज्ञ को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है ना भाई। स्क्रॉलिंग तो आपके हाथ में स्क्रोलिंग हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल सही बात सर। प्ले बटन तो अपने हाथ में है ना, वो देखना चाहिए। आप किताबें पढ़िए ना, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किताबें पढ़िए, वो जो ई बुक्स आती हैं वो पढ़िए, उसमें कोई बुराई नहीं है। किताबें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किताबें आपको जिल्द में ही पढ़ना चाहिए या फिजिकल में ही पढ़ना चाहिए। आप किताबें पढ़िए, लेकिन हाँ, उसमें फ़र्क ये है कि जब आप किताबों को अपने हाथ में लेते हैं तो वो सिर्फ किताब होती है। जैसा बता रहे थे, मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री ही बता रहे थे कि जब किताब गिरती तो हम उसको प्रणाम करते हैं। हम मोबाइल या लैपटॉप को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारी परंपरा में है लिखे शब्द को ब्रह्म मानना।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप किताबों को हाथ में लेते हैं तो वो भावना आपके अंदर आती है जो मोबाइल और लैपटॉप को लेने से आपके अंदर कभी नहीं कहीं आएगी। नहीं आती। क्योंकि उससे तो हम दूसरे काम भी कर रहे हैं, आप उससे रील देख रहे हैं, आप उससे और भी चीज़ें देख रहे हैं, आपका इंफोटेनमेंट जुड़ा हुआ है, आप किताब पढ़ रहे हैं तो भाई साहब किताब ही पढ़ेंगे आप। तो किताबों को पढ़ने की आदत इसलिए भी डालनी चाहिए क्योंकि उससे अपना सीधा जुड़ाव होता है, फिर आपकी शब्दावली बनती है, किताबें याद रहती है जी। आपको, स्क्रीन का याद नहीं रहता। क्योंकि स्क्रीन जो है वो ये बताता है कि हम तो विजुअल फॉर्मेट में हैं, आप हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमको, आप स्क्रीन का आपके दिमाग में ये बसा हुआ है कि यार ये तो विजुअल फॉर्मेट है। लेकिन किताबें जो है वो प्रिंट फॉर्मेट है, हमको याद चीज़ें रहती हैं जो छपी रहती, अखबारों में जो छपी रहती हैं, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं हम पढ़ लेते हैं, वो हमको याद रहती है, वो किताबों से रहती है। इसलिए बुराई कहीं नहीं है, आप ई बुक पढ़िए, आप रील्स देखिए, आप इन्फ्लुएंसर को देखिए, आपको तमाम जो करना है करिए आप, लेकिन कोशिश ये करिए कि फिज़िकली किताब पढ़ें। तो इससे सेहत का भी वो है, आंखों पे स्ट्रेस जो है वो ब्लू लाइट यू रे होती है वो नहीं जाती। तो किताबें अपना महत्व रखती हैं। किताबें कौन सी चयन करते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किताबें तो आपके पास 45,000 हैं, 45,000 तो आप संभव ही नहीं है ना, आप 4500 नहीं पढ़ सकते। 45 ऐसी पढ़िए जो आपको 45,000 का ज्ञान दे दे। तो आप पर है, पूरी चीज़ें आपके खुद पर है, आपको कैसा बिहेव करना है, आपको किस लाइन में जाना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या तय करना है। आपके मन में विचार वही आएंगे जो आप सोचेंगे, जो आप माहौल में रहेंगे, किनके साथ रहना है, क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सब हम पे है। हम इसको दूसरे पे डाल देते हैं, डिसीजन हमको लेना है। ठीक है सर, आपने जर्नलिज्म किया, अपने एपीआर में ही अपना जो है मास्टर्स किया, आपका झुकाव जो है वो जर्नलिज्म की तरफ जो है पहले से ही था या फिर एपीआर के बाद में, या उसी को पढ़ते हुए आपका झुकाव उस तरफ रहा? देखिए, पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म ये तो अलग नहीं है। पहली बात ये जरूर है, इसमें बेसिक एक डिफरेंस है कि पीआर जो है वो किसी के प्रचार के लिए किया जाता है और जर्नलिज्म जो है वो सच के लिए किया जाता है, लेकिन है दोनों पैरेलल। तो मैं पब्लिक रिलेशन में आया क्योंकि एग्ज़ाम होती थी एंट्रेंस, तो मैं तो आया। इसका देखिए नाम तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जी। यहाँ पर तो मैं ये भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने कंप्यूटर के कोर्स उस समय बीसीए किया वहाँ पर, वो भी जर्नलिज्म में आ गए, वो भी जर्नलिज्म क्योंकि माहौल वैसा था। तो मैं आया तो निश्चित रूप से एक ये था कि इस विधा की ओर जाना है, तो यदि पब्लिक रिलेशन का मिल जाता तो मैं पब्लिक रिलेशन का हो जाता, लेकिन मुझे चांस जर्नलिज्म के मिले। से मैं बताता हूँ कि संजय द्विवेदी सर जो है वो हमारे एक बैच सीनियर थे और वो उस समय यहाँ पर स्वदेश का काम स्वदेश के संपादक हुआ करते थे। तो उन लोगों ने हमको, पवित्र श्रीवास्तव जो आपके एचओडी हैं जी, और अनुज खरे जो हैं वो अभी ग्रुप एडिटर हैं उसमें जी डिजिटल के, तो हम लोगों ने तीनों ने मिलके ऐसे काम लिए। जैसे स्वदेश का रविवारी पहले ये रोज नहीं आता था, जो युवा था, जो स्पोर्ट्स पेज थे, ये वीक में एक दिन आते थे, तो हम तीनों मिलके वो बनाते थे। फिर उस समय के अखबार थे, न्यूज़ एक्सप्रेस था, हिंदी मेल था, उसके भी हम लोगों ने काम लिए। उस समय भी 150 रुपये मिलते थे हम लोगों को ये करने का। तो हमको अवसर जर्नलिज्म का मिला, इसलिए हम जर्नलिज्म में चले गए और फिर अवसर भी मिला और हमने काम भी वहाँ पर ठीक कर लिया, सीख लिया काम, तो आगे भी हमको अवसर जर्नलिज्म के मिलते रहे। तो पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा ड्यूटीज़ में जो है वो कम ज़्यादा है, बाकी दोनों एक ही है। तो अगर पब्लिक रिलेशन के लोग भी जर्नलिज्म में आ जाए, जर्नलिज्म के लोग भी पब्लिक रिलेशन में जाते ही हैं। तो विकास जो है जैसे पब्लिक रिलेशन में चला गया, तो इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिले, बेहतर मौका मिले वहाँ जाना चाहिए। तो जैसा सर ने हमें बताया कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी हमें विद दी स्टडी, विद दी हमारी यूनिवर्सिटी या फिर यूजी पीजी के टाइम पे मिलती है, हमें उसे ग्रैब करते रहना चाहिए। अधिकतर बच्चे सर क्या करते हैं कि छोड़ते रहते हैं कि हमें इस फील्ड के, हमें जिस फील्ड में जाना है उसी में मिलेगा, नहीं। लेकिन आप साथ ही साथ में आपको जिस फील्ड की जो भी काम मिल रहा है आप उसे करते चलिए, कहीं ना कहीं वो काम आपका आगे फल लाएगा ही लाएगा। जैसे पीयूष मिश्रा जी ने भी अभी सेशन में कहा ही सही कि आप बीज तो लगाइए, आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। सर, अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने समय बाद अपनी पीएचडी 2016 में आपने कंप्लीट करी, उसके बाद आप आए होंगे, लेकिन आज आप यहाँ से अपने साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से हमेशा जब भी यूनिवर्सिटी आता हूँ तो मैं एक अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के साथ साथ मैं नई यादों को भी लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ से बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी ताजगी, बहुत सारा
जोश लेके जा रहा हूँ अपने साथ में, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है जिस तरीके से आप लोग 1500 तकरीबन लोग वहाँ पर, बच्चे वहाँ पर, युवा वहाँ पर मौजूद थे, और जिस तरीके से वो चीज़ों को समझ रहे थे, जिस गंभीरता से सुन रहे थे, जिस गंभीरता से वो सवाल जवाब कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद आप लोग यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बताती है कि हम जो है वो अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको लेकर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भाई साहब समाज में सच जो है वो यही पीढ़ी बचाएगी। तो मैं ये एक बहुत ही मतलब विश्वास लेके जा रहा हूँ, ये उम्मीद लेके जा रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि इस तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ माहौल बनाया हुआ है इसको और बेहतर करिए। इसके बाद आपके बाद जो लोग आएंगे उनको भी ये आप लोग सिखाएंगे कि कैसे हम एक अपनी ड्यूटी के प्रति कैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैसे हम पूरी तरीके से लगन से लगे रहते हैं, और कैसे हम समाज के बेहतरी के लिए काम आएंगे। तो यही आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा सिर्फ ये रहेगा कि ऐसी कौन सी वो दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है जो आप स्टूडेंट्स को आज बता के जाना चाहेंगे कि उसके अपार पत्रकारिता या किसी भी फील्ड में उन्हें सक्सेस पानी है तो वो उन्हें फॉलो करनी ही चाहिए? पहले तो मैंने कहा कि सबसे पहले ना आप ये जान लो आप बने किसके लिए हो। मैं अभी उठ के बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलने लग जाऊँ, नहीं खेल पाऊंगा, या मैं कहूँ कि मैं मैराथन दौड़ने लग जाऊँ, नहीं दौड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं बना उसके लिए नहीं हूँ। या आप कह लो कि मैं 100 किलो वजन उठा लूंगा तो आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप बने उसके लिए नहीं है। तो मेरा प्रत्येक युवा से और प्रत्येक यहाँ के स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो अपने आप, आज पहला दिन है आपके सेशन का, आप मंथन करिए, आप थोड़ी देर अकेले बैठ जाइए, आप खुद को आंकिए। जो हम गलतफहमी ये पालते हैं ना कि मैं तो हीरो टाइप दिखता हूँ और फिर मुंबई जाके अपन दूसरे काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको आंकना पड़ेगा कि आप बने किसके लिए हैं। और फिर दूसरी बात है कि आप अगर मान लो आपको ये समझ आ गया कि मैं तो एंकरिंग के लिए बना हूँ, या मैं तो रिपोर्टिंग के लिए बना हूँ, या मैं एडिटिंग के लिए बना हूँ, या मैं कैमरे के लिए बना हूँ, प्रोडक्शन के लिए बना हूँ मैं, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप उस पर लग जाइए और लगिए ऐसा लगिए कि फिर भाई साहब कि फिर सब भूल जाइए। फिर आपको कोई इधर उधर दूसरा कोई नहीं, ये नहीं दिखना चाहिए आपको कि वो जो है वो महंगी वाली कार में आता है, वो जर्नलिज्म का लड़का है, या वो PR का आदमी है, वो तो फ्लाइट में घूमता है, और मैं तो कैमरा का काम कर रहा हूँ या मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ और मैं तो कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना जर्नलिज्म में चला जाऊँ, मैं क्यों ना PR में चला जाऊँ। ये नहीं होना चाहिए। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो खुद पे भरोसा रखिए। जिस व्यक्ति ने खुद पे भरोसा किया है वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। आप तो एक तो पहले क्षेत्र अच्छा चुनिए, अपने योग्य चुनिए, अपने आप की औकात देखिए और उसमें फिर लग जाइए। फिर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं तो यही करूँगा, और जब तक के नहीं सफल होऊंगा तब तक ये करूँगा, सफल हो जा, उसके बाद भले छोड़ दे। तो ये सीख है कि पहली बात आप अपने आप को परखिए, आप किस काम के लायक बने हुए हैं, किस योग्य हैं आप। और दूसरी बात, यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो फिर उस रास्ते से हटिए मत जब तक कि सफलता आपको मिल नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने जो हमारे साथ में इंसाइट शेयर किए हैं, जो भी आपने हमारे साथ में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उससे मैं ये विश्वास जताता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे फिर वो कॉलेज की कहीं सीढ़ियों पर बैठे हों या अपने घर पर बैठ करके AC में बैठ करके इसका लुत्फ उठा रहे हों इस पॉडकास्ट का। मुझे उम्मीद है सर कि हमारे नौजवानों को आपके इस उद्बोधन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में। पुराने दिन सुहाने दिन आशिकाने दिन होशिकी नबी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए हम किधर गए, पीछे मुड़ के देख पाए सब ठहर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि हम की है खता नहीं।